बच्चों ने आंधी को उसकी औकात दिखा दी है। माना जाता था कि इतनी मजबूत सरकार है कि अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। मजबूत सरकार जो जितनी होगी वो उतनी ज्यादा अकाउंटेबल होगी। तो ये घमंड टूटा है, इसलिए इस्तीफा हुआ है। प्रहलाद जोशी जो है नए शिक्षा मंत्री हैं। क्या लगता है प्रहलाद जोशी तो वही 2.0 हो गए फिर? प्रधान साहब एबीवीपी से आते थे, जोशी साहब जो है वो आरएसएस से आ रहे हैं, तो आरएसएस वाला चोला उतार कर ही शिक्षा मंत्री वाला काम प्रहलाद जोशी साहब करें, अन्यथा रेजिग्नेशन 1 आ गया है। क्या लेकिन सर देखिए, चाहे प्रहलाद जोशी हो चाहे कोई भी मंत्री हो, ये सब पपेट्स हैं। पपेट मास्टर एक है अमित शाह। वेयर इज ही, व्हाट इज ही डूइंग? अमित शाह को पपेट मास्टर कहना नरेंद्र मोदी की तौहीन करना है। नरेंद्र मोदी सीजेपी के प्रोटेस्ट में हमने देखा कि रिपोर्टरों के साथ मारपीट भी होती है, उन्हें धक्का भी दिया जाता है। प्रदर्शन जब आपका सफल होता है तो ऐसे लोगों के पास अब सीजेपी के जाने का मतलब क्या है? बच्चों ने आंधी को उसकी औकात दिखा दी है, साबित कर दिया है कि पावर ऑफ पीपल इज ग्रेटर देन पीपल इन पावर। जिस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, सबसे बड़े दंभ की बात थी, उस सरकार से इस्तीफा ले लिया और कहा कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा, बस ढंग से इस्तीफा लेने वाले चाहिए होते हैं। सर प्रहलाद जोशी आ गए हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें देख के लग नहीं रहा था कि वो जाएंगे, अपना पद छोड़ेंगे, वो पद छोड़ चुके हैं। माना जाता था कि इतनी मजबूत सरकार है कि अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। आप कितना भी रोइए, आप कितना भी गाइए, हम इस्तीफा नहीं देंगे। इतने रेल हादसे हुए, सारी चीजें हुई, अश्विनी वैष्णव को आप देखिए कुछ नहीं होता है, रेल मिनिस्टर बने रहते हैं। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान गए हैं पर बहुत लंबे टाइम के बाद गए हैं, सबको झिला करके गए हैं, लाठी डंडे मरवा करके गए हैं, बच्चों को पिटवा करके गए हैं, 21 बच्चों की आत्महत्या के बाद गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में इतना लेट हुआ क्यों, जब नुकसान हो रहा था? हम पिछली बार भी इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, सरकार नुकसान झेलते हुए भी इस्तीफे को डिले क्यों कर रही थी? मजबूत सरकार आपने बोला है ना, और मजबूत सरकार एक ऐसा एडजेक्टिव है जो ये सरकार खुद ही अपने आप को देती रही। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, मतलब एडजेक्टिव अपने आप देने का एक रवाज सा चल गया। चाणक्य हो जाता है कोई, कोई नॉन बायोलॉजिकल हो जाता है, कोई भगवान जैसा हो जाता है, वैसे ही ये मजबूत है। मजबूत सरकार जो जितनी होगी वो उतनी ज़्यादा अकाउंटेबल होगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से ज़्यादा जिम्मेदारी की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जिम्मेदारी आप लें, ये बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है, और गैर जिम्मेदार लोग इस जिम्मेदारी से बचते हैं। आप याद करें, मनमोहन की सरकार को आरोप लगता था और गंभीर आरोप लगते ही इस्तीफा होता था। तो आप स्वीकारोक्ति जो होती है ना, स्वीकार्यता जो होती है, वो किसी भी मजबूत व्यक्ति की, किसी भी मजबूत संस्था की, किसी भी मजबूत सरकार की पहचान होती है। तो नंबर 1, ये सरकार कभी भी मजबूत नहीं थी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का भाव इसमें था नहीं। तो हम थी, तो सार्कास्टिक आदमी हैं। हाँ, तो था क्या कि मैं लोगों के लिए ही बात कर रहा हूँ। ये आपको हमको तो आइडिया है, लेकिन मजबूत सरकार का जो एक गुब्बारा फूला हुआ है ना, वो लोगों को पता। फिर लोग कहेंगे जब मजबूत नहीं तो झुकती क्यों नहीं, कोई इनको झुका क्यों नहीं पाता था? तो अहंकारी थी, घमंडी थी ये सरकार। इनको दिख गया था, हमने सिंगल मेजॉरिटी लेके सरकार बना ली 14 में। 19 में जब प्रेडिक्शंस थे कि हम हार जाएंगे, तो एक हमला होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोट हम मांगते हैं, हम जीत जाते हैं। 2024 में हम राम मंदिर के नाम पे जाते हैं और लोग हमको लतिया देते हैं। सिंगल पार्टी गवर्नमेंट जो है हम फॉर्म नहीं कर पाते हैं। अहंकारी घमंडी सरकार थी। घमंड इसका इतना ज्यादा था कि 750 से ज्यादा किसान शहीद हो जाए, लेकिन इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा। और 750 किसानों की शहादत के बाद अंत में आप जो है बिल वापस लेते हैं। इस देश के नागरिक जो है अपनी नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते हैं, आप उसको कॉग्निजेंस में नहीं लेते हैं। युवा लगातार आंदोलन कर रहे होते हैं, आप उसको कॉग्निजेंस में नहीं लेते होते हैं, क्योंकि आप घमंडी हैं। आपको लगता है कि हमारा घमंड जो है वो टूट जाएगा। तो याद है आपको, रावण, घमंड के नाम से पर्यायवाची तो रावण को ही बताया जाता है हिंदू मिथोलॉजी की अगर बात करें। अंगद जब जाते हैं दूत बनकर और जमा देते हैं अपना पैर, तो पूरी राज्यसभा जो है वो लग जाती है अंगद के उस पैर को हिलाने में, कोई नहीं हिला पाता है। रावण का बेटा जाता है लास्ट में, मेघनाद, मेघनाद भी नहीं हिला पाता है। फिर रावण कहता है भाई ये होगी बहुत बड़ी बेइज्जती, अब तो मैं ही जाता हूँ। और फिर रावण झुकता है अंगद के पैर पर, अंगद पैर हटा लेता है कि भाई हमारे क्यों पैर छू रहा है तू, हमारे प्रभु के छू लियो। तो ये जो युवाओं का प्रोटेस्ट था, ये अंगद का वो पैर था जिसपे इस घमंडी सरकार का सारा घमंड जो है चकनाचूर होकर गिर चुका है। तो ये घमंड टूटा है, इसलिए इस्तीफा हुआ है। और डीले भी इसी कारण से हुई थी, क्योंकि घमंडी आदमी को अंतिम समय तक लगता रहता है कि नहीं हम बिल्कुल जो है सो अभी बरकरार है। रावण को भी लगता रहा,
दुर्योधन को भी लगता रहा। मैं मिथोलॉजी से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ा कमजोर समय में है, तो मैं उनके अस्त्र पे खेलते हुए बात कर लूँ, है ना। रावण के सारे, वो एक गाना आता है, नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक, सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, पड़े घाव ऐसे कि भर भी न पाए, दशानन इसी सोच में जागता है, ये जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। तो सबको गंवा चुके होते हैं, उसके बावजूद उनको लगता है कि नहीं, हमसे बड़ा छली, हमसे बड़ा मायावी, हमसे बड़ा शक्तिशाली, हमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। लेकिन उस मजबूती की नाभि पर भी बाण चल जाता है और अंत में रावण धराशायी हो जाता है। तो घमंड के कारण ढीले हो रहा था निवेदिता, बाबा बनेंगे हम। एक तो बच्चे बड़े मजेदार है, पूरा जनरेशन ही हमारा मजेदार है। 97 वाली मैं तो हमारा कहूंगी, मैं क्लेम करूंगी, भले कोई माने चाहे ना माने। ये मैं देख रही थी कल, मैंने जब इन्फॉर्मेशन दी, न्यूज दिया कि प्रहलाद जोशी जो है नए शिक्षा मंत्री हैं, मैं बता रही हूँ, उस पर मैंने 500 कमेंट्स देके बोले प्रहलाद जोशी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे थे कि प्रहलाद जोशी का बैकग्राउंड चेक करिए। प्रहलाद जोशी शुरू से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही उनके साथ कई वीडियोस भी उनके देखने को मिले हैं। हमेशा बहुत ज्यादा ऐसे फेम में तो नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी जितना भी न्यूज में उनको देखा है, बहुत अच्छी चीजों की वजह से नहीं देखा है। एक वीडियो आजकल चल रहा है, आप लोग चेक करिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे लगवा दें। जब राहुल गांधी अश्विनी वैष्णव के पास जाते हैं कि आइए बात कर लीजिए, तो जो आदमी झटक कैसे गया है वो प्रहलाद जोशी ही है। प्रहलाद जोशी की शिक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कितने शिक्षित है। अगर आप एक आदमी को हटा रहे हो शिक्षा मंत्रालय से, तो अगला आपको उससे 10 टाइम्स बेटर तो लाना ही होता है ना, कि अगर नाराजगी है तो उसको शांत करने के लिए। लेकिन प्रहलाद जोशी के साथ ऐसा नहीं है। क्या लगता है, प्रहलाद जोशी तो वही 2.0 हो गए फिर, अगर ऐसा है तो? 100% हो सकते हैं। एक चीज तो युवा प्रोटेस्ट के बीच में ना, हम सब लोगों का काम भी बियॉन्ड द हेडलाइंस जाना होता है। तो ऑब्जेक्टिव या मांग, आप कहें डिमांड की बात करें, डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो अल्टीमेट डिमांड था, वो इस्तीफा कबूल हो गया। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही सच्चा डिमांड था, या डिमांड कुछ और था? बियॉन्ड द हेडलाइंस अगर आप देखें तो, और उस प्रोटेस्ट में जो लोग गए होंगे, हम लोगों ने तो कवर किया, हम लोग लगातार सुन रहे थे, तो नारे क्या चल रहे थे? मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, आरएसएस की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर। तो बिरसा फूले या अंबेडकर, इनका जीवन हमें क्या मैसेज देता है, हमें पता होना चाहिए। आरएसएस की छाती पर अंबेडकर को क्यों देखते हैं युवा? और ये नारा कोई आज का नारा नहीं है, ये नारा कई सालों से चल रहा है। तो आरएसएस की छाती पर अंबेडकर इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि आरएसएस विभाजनकारी है, और अंबेडकर साहब जो है हर तबके के ग्रोथ को सुनिश्चित करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। तो आरएसएस उस इंक्लूसिवनेस से उसको नफरत है। तो दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हुआ, पेपर लीक एक ट्रिगर मामला था, नीट पेपर लीक जो है थ्रेशोल्ड पार हो गया और वो इस्तीफा हो गया। लेकिन ओवरऑल सिस्टम का जब तक नहीं होगा, जब तक सिस्टम में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ये जो लड़ाई है युवाओं की, वो जारी रहेगी। आरएसएस का आइडिया जब तक किसी भी संस्था में काम करेगा निवेदिता, तब तक उस संस्था में ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती है, तब तक उस संस्था में ईमानदारी नहीं हो सकती है। खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है, सही बात। कितनी इमारतें आपकी बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, कितने पैसों से बन रही है, कितने आपके सदस्य हैं, आप अब तक रजिस्ट्रेशन कर, तो वो खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो वहाँ के लोग, वहाँ का आइडिया जहाँ होगा, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती है। वहाँ आप मॉडर्निज्म की बात नहीं कर सकते हैं, वहाँ आप नई नई तकनीकों का अन्वेषण नहीं कर सकते हैं। और वो जो संस्था होगा, या फिर वो जो इमारत होगी, या वो जो जगह होगी, वो जगह विकासोन्मुख कभी नहीं हो सकती है जब तक आरएसएस का आइडिया वहां पर फ्लोट करे। और ये जो है बड़े बहुत भारी लॉयलिस्ट रहे हैं आरएसएस के, आपने कहा ही, शुरुआत से प्रहलाद जोशी साहब लॉयलिस्ट रहे हैं आरएसएस के। तो प्रधान साहब एबीवीपी से आते थे, जोशी साहब जो है वो आरएसएस से आ रहे हैं। तो दरअसल इस जोशी साहब को याद रखना चाहिए था कि इस प्रोटेस्ट ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर तो किया, या सरकार को मजबूर किया इस्तीफा ले ले, लेकिन इस प्रोटेस्ट की बात ये थी, आरएसएस की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर। तो आरएसएस वाला चोला उतार कर ही शिक्षा मंत्री वाला काम प्रहलाद जोशी साहब करें, अन्यथा रिजिग्नेशन एक आ गया है। आसान सफर इनका भी नहीं रहने वाला ऐसे है। मंत्रालय में लाया गया है कि इनके आने से पहले ही मुझे लग रहा है थोड़ी तबीयत वो खराब हो रही नहीं होगी। देखते थे हम लोग यार, वो वाली, इस वाली कुर्सी पे किसको बिठाओगे, मीम जो चलता था, वो एक बिल्कुल गद्दी होती थी और गद्दी पे कांटे ही कांटे उगे होते थे। तो उस वाली कुर्सी पे जोशी साहब को बैठना है। जोशी साहब अगर अंबेडकर साहब को ध्यान में रखकर, महात्मा गांधी को ध्यान में रखकर, पंडित नेहरू को ध्यान में रखकर उस
कुर्सी पे बैठेंगे तो वो जो कांटे हैं वो भी फूल जैसे वो लगेंगे, तो जिन्ना से कर कंपेयर पाएंगे। करते हैं विपक्ष के नेताओं को, खैर वो क्या नेहरू की बात करेंगे, वो जिन्ना वाले हैं। गजब के शिक्षा मंत्री लाए गए हैं गजब के वैसे। शिक्षा मंत्री लाए गए हैं, जो कि इवन 57 पेपर लीक की बात को गलत ठहराते, जो राहुल गांधी ने दावा किया था उसको। ठीक है, चलिए, उन नेताओं का मुझे आपसे हैरानी चलता है। हालांकि इस बात पे भी होती है कि जिन लोगों ने आप एक तो हम पहले भी कह चुके थे और इस बात पे हम अडिग हैं कि अंतिम दिनों में ये जो प्रोटेस्ट था इट वेंट आउट ऑफ द सीजेपीज हैंड। ये बात मैं मानता हूँ और मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं सड़क पर था, क्योंकि मैं लोगों को देख रहा था। ट्रू। ठीक है, तो एक चीज तो वो है। अब पॉइंट ये है कि जब नए शिक्षा मंत्री का अपॉइंटमेंट हुआ प्रहलाद जोशी का, तो जो लोग फिर भी सीजेपी के फाउंडर थे या स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने उनके बारे में कोई बयान नहीं दिया, जारी नहीं किया। ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी हैरानी देती है, क्योंकि प्रहलाद जोशी साहब का बैकग्राउंड जो है वो आरएसएस का है ही है। उनके जो बयान है पेपर लीक्स के बारे में, उनका बयान जिसका आप ज़िक्र कर रही हैं, बहुत शर्मसार करने वाला है। उनका जो पूरा कंडक्ट, जो राहुल गांधी वाली वीडियो का आप बात कर रही हैं, वो बहुत गंभीरतापूर्ण नहीं लगता है। तो ऐसा व्यक्ति पद पे आ भी जाए, अच्छा, आप हर व्यक्ति को अगर खारिज ही करते चले जाएंगे तब तो कोई बैठ नहीं पाएगा, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति बैठा तो उसको भान करवा दो, सुन भैया, हाँ, हाँ, हाँ। बैठ तो रहा है लेकिन हमारा नारा ये है, अब ये बोल करना नहीं तुमको सकते ये ना कि पड़ेगा। इस्तीफे नहीं होते हैं, अब तो हाँ। बोल ही नहीं सकते। क्या, लेकिन सर देखिए, चाहे प्रहलाद जोशी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, ये सब पपेट्स हैं। पपेट मास्टर एक है अमित शाह। बट अब हम्म, देखिए, संभालते तो अंदर से सारा वही कुछ है। जितनी भी उनकी रणनीति होती है, हम्म, राजनीति होती है, उनके इशारों पे चीजें चलती है, ये तो ओपन सीक्रेट है। ठीक है, लेकिन अमित शाह जो पूरे दौरान आप देखिए, वो फ्रंट पे नहीं थे। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अमित शाह का नहीं रहा होगा। हम्म, अमित शाह कहाँ है, मतलब वो इस चीज पे, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर बात ईगो की आती है, कौन सा सबका सारी चीजें जो कर रहा है, बात उसी के ईगो की होती हम्म। है। मेनली बात अमित शाह के ईगो की रही होगी। वेयर इज ही, व्हाट इज ही डूइंग? हाँ, ये खबर चली। एक तो पपेट मास्टर जो हैं, पपेट मास्टर के नाम पे मैंने थोड़ा-सा आईब्रो इसलिए चमकाया इसीलिए। था, क्योंकि अमित शाह को पपेट मास्टर कहना नरेंद्र मोदी की तौहीन करना है। नरेंद्र मोदी असली पपेट मास्टर हैं और ठीक है, विरासत सँभालने वाले अमित शाह हो सकते हैं और बहुत मज़बूत आदमी अमित शाह बेशक हैं। अमित शाह कहाँ हैं? गृह मंत्री है भाई, देश की राजधानी में बच्चे पिट गए, इतना कुछ हो गया, बवाल, उन्हीं की पुलिस से सब कुछ है, क्या हो गया? ये जो कहाँ मामला है था, मैं कह रहा हूँ बियॉन्ड द हेडलाइन समझने वाली चीज़ है। तो प्रोटेस्ट केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए नहीं था। या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक डिटेल्ड पॉइंट हो सकता है। ओवरऑल जो ब्रॉडर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था वो था अकाउंटेबिलिटी का, कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जिसके अधीन जो काम आ रहा है उस काम में गड़बड़ी है तो वो आदमी आके बाहर जवाब दे। पेपर लीक हो रहे थे, जवाब देना था धर्मेंद्र प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान जवाब नहीं दे रहे थे, फिर कहा गया सरकार जवाब दे, सरकार जवाब नहीं दे रही थी, फिर कहा गया भैया इसको निकालो या इसका इस्तीफा लो। आप नहीं माने, फाइनली आपको मानना पड़ा, आपने इस्तीफा दिलवाया। इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को काबू करना था, दिल्ली पुलिस के जरिए, पैरामिलिट्री के जरिए करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन आती है, जो सीआरपीएफ है वो अमित शाह के अधीन आती है। वो सीआरपीएफ की बटालियन ने या दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके की ब्रुटैलिटी की, उसकी वीडियोस हमारे सामने है। पैलेट गन्स चलाए गए, इसके आरोप भी हैं और बहुत सारे जो विक्टिम हैं वो सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में लाइनें लगी हुई थी। तो ये सब कुछ तो अमित शाह की मर्जी से हो रहा होगा या अमित शाह के आदेश से हो रहा होगा। मर्जी ना भी हो, कई बार आपका मन नहीं यार ऐसा नहीं, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि हम हाँ। गृह मंत्री हैं। तो या तो आपके आदेश से या आपकी मर्जी से हो रहा होगा, नंबर वन। नंबर टू, हो सकता है किसी ने आपको लूप में ना रखा हो, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो किसी अधिकारी ने चलवा दिया अपने आप। अब दोनों सिचुएशन पे थोड़ा थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं हम। अगर किसी अधिकारी ने आपकी मर्जी के बिना ये काम कर दिया, इस देश के बच्चों पर पैलेट गन चला दिया, इस देश के बच्चों पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, इस देश के बच्चों पर लाठीचार्ज कर दिया, जाती हुई लड़की को जिस तरीके का डंडा दिखाया गया और मारा गया, उस तरह की हरकत कर दी, बच्चों के सिर के ऊपर लाठी चला दिया गया, बुरी तरीके से डिटेन कर दिया गया और आपको लूप में नहीं रखा गया अमित शाह साहब, तो ये जो मजबूत होने का दावा आप करते हैं उस दावा को छोड़ दीजिए। आप कमजोर हैं, नाकाबिल हैं और ये आपके अधिकारी ऐसा समझते हैं। अगर पहला सिनेरियो जो मैं कह रहा हूं कि आपको लूप में नहीं रखा गया तो। नंबर टू, दूसरा सिनेरियो यह है कि सब कुछ आपके आदेश से हुआ। तो या तो आप अपने आदेश पर का स्टैंड लेते और कहते बिल्कुल सही करवाया मैंने,
ये आंदोलनकारी जो हैं चाइनीज फंडिंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अमेरिकी फंडिंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, या ये आईएसआई का प्रोजेक्ट था, या ये सीआईए का प्रोजेक्ट था, या ये किसी और का प्रोजेक्ट था, इसलिए हमने इनको लठियाया है, आप कहते। और अगर आप ऐसा होता तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, क्योंकि ये लोग तो देशद्रोही थे ना। फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये बताता है कि ये जो प्रोटेस्ट था ये लेजिटिमेट प्रोटेस्ट था। एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट पे आपके आदेश से अगर लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों के सिर पर चोट की गई है, लड़कियों को की गरिमा का कोई ख्याल नहीं रखा गया है, जिस तरीके का वायलेंस हुआ, जिस तरीके की हिंसा हुई, जिस तरीके की ब्रुटैलिटी हुई, तो उस केस में अमित शाह को आए और अकाउंटेबिलिटी ले इस चीज की कि भाई मैं गृह मंत्री हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, और ये सब जो हुआ इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, हमें अभी एक और जो दूसरा पक्ष है उस पर बात करनी पड़ेगी। हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर पूरे इस मामले के साथ एक और मामला बहस में रहा तो वो था मीडिया, और मीडिया का जो पूरा चरित्र है, मीडिया के रोल पे बात हुई है। और बहुत पहले कहा जाता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया और अब ऐसा हो गया कि अल्टरनेटिव मीडिया इज द मेन स्ट्रीम मीडिया, और ये बात सब बोल रहे हैं। बराबर के ऊपर ही आकर के अल्टरनेटिव मीडिया है जो खड़ा हो चुका है। लगातार हुआ सीजेपी के प्रोटेस्ट में हमने देखा कि रिपोर्टरों के साथ मारपीट भी होती है, उन्हें धक्का भी दिया जाता है, उनको बू किया जाता है, हूट किया जाता है। हम लोग पहले दिन से अगेंस्ट में वीडियोस भी डाल रहे हैं, आप रिपोर्टर्स के साथ मत करिए। असली कल्प्रिट कौन है? एंकर्स एंड न्यूज चैनल्स हैं। और ये बात जो है मंच से भी बार बार, हालांकि ये क्रेडिट देना है कि बार बार कहा जा रहा था कि आप लोग हिंसा मत करिए, रिपोर्टरों के साथ, किसी के भी साथ मत करिए, और खासतौर से जो रिपोर्टर आए हो किसी भी चैनल को, आप बात मत करो लेकिन हिंसा मत करो। वो मीडिया जिससे लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि माइक देख करके दौड़ जा रहे थे कि इसको भगाओ यहाँ से, मतलब खराब भाषा में तो कुत्ते की हालत कर दी थी प्रदर्शनकारियों ने, मीडिया हाउसेस के जो रिपोर्टर्स आए थे। प्रदर्शन जब आपका सफल होता है, आप जा करके उन्हीं मीडिया हाउसेस में सौरव दास बैठ करके सफाई दे रहे हैं, जो आपको आतंकी बोले, दहशतगर्द बोले। रिपब्लिक ने बोला हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है चाइना लिंक का, हमारे पास प्रूफ है। रूबिका बोली सोनम जी आप आदमी अच्छे हैं पर बहुत घटिया मंच पे हैं। उस घटिया मंच का मतलब क्या? फिर सौरव दास, अभिजीत दीप, ये लोग। पर सौरव दास जो कल जा करके अमन चोपड़ा, उस नफरती आदमी के पास आप जा करके बैठ रहे हैं, जिन लोगों ने कोई कोर का, उन्होंने उकसाया है भीड़ को कि बाकी जो है ना, जो ऑलरेडी ऐसे लोग हैं कि इनको मारो, ये देशद्रोही है, उन्होंने भड़काया कि जा करके पीट दो, ये आतंकवादी वहां बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के पास अब सीजेपी के जाने का मतलब क्या है? क्यों कर रहे हैं ये? ठीक है, रिपोर्टरों के साथ जिनको आप उनसे बात कर लेते, आप ही लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मीडिया हाउसेस आर द कल्प्रिट्स, मीडिया एंकर्स आर द कल्प्रिट्स, फिर आप उन्हीं कल्प्रिट्स के पास कैसे जा सकते हो? इसमें ना सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात क्या है निवेदिता, अगर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी होती जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स कर रही होती, तो मैं सोच सकता कि शायद आम लोगों तक पहुंचने का जरिया टीवी चैनल्स है, इसलिए टीवी चैनल्स का बॉयकॉट जो है वो बिल्कुल शानदार ऑप्शन नहीं है। आप कुछ एंकर्स का बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू गेट दैट स्पेस। अगर आप ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल पार्टी होते तो हम ये बात समझते। सीजेपी है क्या या सीजेपी था क्या? दोनों ही चीजें हम बात कर सकते हैं ना। तो सीजेपी बेसिकली एक इंस्टाग्राम मूवमेंट ही तो था। आपने भाई एक वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट पे आपने अपनी 5 मांगे रखी, उसमें आपने कह दिया कि लेजी और ये जो लोग हैं ये हमसे जुड़ सकते हैं, लोग आपसे जुड़ गए। इंस्टाग्राम पे आपने एक अकाउंट बनाया और बेतहाशा फॉलोअर्स आपने उसमें गेन किया, लगभग 22 साढ़े 22 मिलियन तक गया, और उसके बाद वो डाउन होने लगा। इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, नंबर 2 की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ये दोनों मिलाकर जितना फॉलोअर बेस था, शायद उससे ज्यादा फॉलोअर बेस आपके अकाउंट पे था। इसका मतलब आप डिजिटल रिवॉल्यूशन का प्रतीक थे। और जब आप बात कर रहे थे, आपने जो मांगे रखी थी सीजेपी की वेबसाइट में, मुझे अब भी याद है क्योंकि हमने उस पर शो भी किया था। उसमें एक मांग ये भी थी कि सीजेपी की सरकार बनते, सटारिकल मांग थी कि सीजेपी की सरकार अगर बनती है तो जितने भी ये गोदी एंकर्स हैं इन सबके बैंक खातों की जांच होगी। तो दरअसल गोदी मीडिया का जो पूरा फॉर्मेट बन गया था, गोदी मीडिया का पूरा जो इकोसिस्टम बन गया था, आप उससे लड़ रहे थे, ऐसा दिख रहा था। और अब आप उसी गोदी मीडिया के स्टूडियो में जाके बैठ रहे हैं। इसका मतलब या तो आप पहले अपने आप को लेकर कन्विंस नहीं थे, या तो अब आप अपने आप को लेकर ईमानदार नहीं हैं। तो या तो आपके कन्विक्शन में कमी थी या आपके ईमानदारी में कमी है, दोनों में से एक चीज तो हो सकती है। आपने कहा कि मंच से बार बार अपील किया गया था हिंसा मत करो, किया ही गया, और हर मंच से किया जाता है। आरएसएस की मंच से भी कह दिया जाता है कि सब लोग एक है। मोहन भागवत भी कह देते हैं कि विभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन कहता क्या है और अमल क्या करता है ये हम सबको पता है। मैं उस डी में ही था अभिजीत दीपके के साथ, जब रिपोर्टर्स कुछ बात कर रही थी, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स की रिपोर्टर, ठीक है,
और कुछ गलत बात ही थी वो, है ना, नारे को लेकर कोई बात हुई। द वे अभिजीत दीपके ट्रीटेड हर वॉज नॉट ओके, वॉज नॉट ओके। आई एम मतलब मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं इस बात को मानता हूं, इस देश में जितनी भी खराबी है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मीडिया है। हैविंग सेड दैट, जिस तरीके से अभिजीत दीपके, क्योंकि जिस पोजीशन को वो वहां पे होल्ड कर रहे थे, जिस तरीके से उस रिपोर्टर को उन्होंने ट्रीट किया, जिस तरीके से उस भीड़ को उसने रिपोर्टर के खिलाफ उकसाया, वो गलत था। मैं वहां पे था, गोदी मीडिया से मेरी चिढ़ अंतिम स्तर तक की है, लेकिन मेरा मन कर रहा था किसी भी तरीके से जाके इसको रोक दूं, क्योंकि इस लड़की के साथ, इस बच्ची के साथ कुछ भी गलत भीड़ कर सकती है। तो अभिजीत दीपके तो उकसा भी रहे थे। तो रिपोर्टर जो ग्राउंड पे आएगा वो पिटेगा, आप उसके खिलाफ माहौल बनाएंगे और एंकरों के साथ चाय पानी पी जाएगी, एंकरों के साथ शो किया जाएगा। ये क्या होता है? ये तो वो है ना कि आपका जो सबऑर्डिनेट है आप उसको पीटिए और आपसे ऊपर जो ताकत के क्रम में बैठा हुआ है उसकी आप मालिश करते रहिए। तो क्या इसी माइंडसेट को अभिजीत दीपके या सौरभ दास या सीजेपी के और लोग प्रसारित कर रहे हैं? आपको अगर गोदी मीडिया का ही स्पेस चाहिए था तो क्या फेल हो गया इंस्टाग्राम रिवॉल्यूशन, आपका डिजिटल रिवॉल्यूशन फेल हो गया क्या? और ये सब हुआ नहीं है। आपने एक अच्छी जर्नी पार की है, बहुत भारी संख्या में लोग आपके समर्थन में आए हैं, बेशक बहुत सारी घटनाएं उस बीच में हुई हैं उसके बाद, लेकिन आपके पास एक प्रूवन रिकॉर्ड है ना। उसके बावजूद आप अगर वहां पर बैठ रहे हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि कहीं और से भी इशारा मिल रहा है क्या आपको, या आपको अपने आप पर ही एतबार नहीं है? और अगर आपको अपने आप पर एतबार नहीं है तो जो बात मैं बोल रहा था कि द प्रोटेस्ट हैज गॉन आउट ऑफ सीजेपीज हैंड, वो सही लगती है, क्योंकि वो युवा अपने लिए आए सही थे। बात है। ऐसी डिजिटल क्रांति है ये कि हमारे प्रधानमंत्री मित्रों सब फ्रंट्स पे आ गए, फ्रंट्स वो करते हैं और ये है मतलब कि यार देखिए ना, हाँ, नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है और सौरभ दास जो है वो टीवी चैनल पे जाके इंटरव्यू दे रहा है। अबे दो यार इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे, वही डिजिटल रिवॉल्यूशन कर रहे थे ना आप भाई। यू आर नॉट कांग्रेस, यू आर नॉट बीएसपी, यू आर नॉट एसपी, यू आर नॉट हाँ, आरजेडी। आप नेतागिरी मत करिए ना। आपने तो यही कहा था कि हम नेता नहीं है, हम यूथ के साथ, हम यूथ में से एक है। यहाँ पे मैं वो सेंटेंस कभी नहीं बोलती हूँ कि इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, सब राजनीति है। हाँ। आपका खाना भी राजनीतिक है, आपके कपड़े भी राजनीतिक है, किसी न किसी किसान का खून बहा होगा, इसमें पसीना बहा होगा, लेकिन आप नेता मत बनिए। मैं ये कह रही हूँ, आप एक यूथ लीडर है, सारी चीजें चलिए, आपको आपने लीड किया तो हम लीडर आपको कह रहे हैं, आप एक है ना सब में से। नेतागिरी के वही ऑर्थोडॉक्स तरीके यूज मत करिए आप, हम्म, हम्म। उन्हीं ट्रैप्स में मत फंसिए जिसमें ऑर्थोडॉक्स लोग फंसे। और जब आप फंसते, और इन सबसे ऊपर की बात, अरे आपका पहला विजन था ना ये कि गोदी मीडिया के एंकर्स के बैंक अकाउंट का जांच करेगी अगर सीजेपी की सरकार आ गई। और सीजेपी प्रधानमंत्री तो बना नहीं रही। सीजेपी की सरकार का आने का मतलब, एक मतलब तो ये लगा सकते हो ना, अगर सफल हो गया तो आपका पेनल्टीमेट डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, हो गया, सफल हो गए आप, सरकार बन गई आपकी। इसके बाद तो आपको गोदी एंकर्स के बैंक खातों की जांच करनी चाहिए। आप गोदी एंकर्स के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और सर मैसेज जरा देखिए इससे क्या पहुंचता है कि बेसिकली ये है, एंकरों से हम लोग सब लोग पूछ रहे थे और सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे, आप लोग जा क्यों नहीं रहे ग्राउंड पे? मैसेज क्या, हम जाएं चाहे ना जाएं, हमारे पास यही आ जाएंगे। और कैसे अकाउंटेबिलिटी भाई उनके में आएगी, कैसे तय होगी, जब उनको पता है हम चाहे दहशतगर्द बोले, आतंकी बोले, कुछ भी बोले, आना इनको यही है। अंत में उनको पता है कि भाई आप ही तो ईगो सहला रहे हो ना, आप ही तो ईगो मसाज कर रहे हो ना उनका। एग्जैक्टली। तो ये तो धोखा भी है ना, जो जिस यूथ को अंदर इतना गुस्सा था, पोस्टर्स लगे हुए थे काट पीट करके कि ऐसे काट के कि ये एंकर नहीं देखना, ये एंकर नहीं देखना, उसमें वो सभी लोग थे जिनके पास कल सौरभ दास गए हैं। हाँ, तो ये धोखा भी आप कह सकती हैं इसे, या अपनी काबिलियत का भान ना होना भी कह सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि सच में ही नाकाबिल थे, लोगों ने ज्यादा काबिल समझा। ठीक है, लेकिन क्या इसी के साथ अंत की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ जाए। बेशक। हाँ, अंत की तरफ बढ़ते हुए एक चीज तो है, इस पूरे आंदोलन ने हमारी पुरानी जनरेशन्स को, हमारे आसपास के अपॉलिटिकल लोगों को मैसेज दिया है, उन लोगों को जो कहते हैं ये सब करने से कुछ नहीं होता है, ये बच्चे तो बस ढपली बजा देते हैं, रील बनाते रहते हैं। देखिए रील ने कैसे रेल दिया कई लोगों को, ठीक है, भोजपुरी भाषा में बोल रही मैंने हूँ बेशक कर सकती हैं। हाँ, तो ये बोलना बंद करिए। इकट्ठा लोग आते हैं तभी चीजें चलती है, और इकट्ठा होना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सरकारें आपको सुन नहीं रही हैं, वो है ना कि सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, तो संसद को आवारा नहीं होने देना है और सड़कों को सूना नहीं सूना होने नहीं देना। होने देना है। इसी के साथ चलते हैं, अब मिलते हैं दोबारा अगले एपिसोड में, और आपके पास लगातार वीडियोस आ रही हैं। ग्राउंड से चीजें हटी हैं, लेकिन अभी भी संघर्ष तो जनता का भी जारी है। विचार थोड़ी ना मरते हैं, विचार तो कंटिन्यू रहते हैं, विचार नहीं खत्म होते हैं। तो हमारी पत्रकारिता भी जारी है, जब तक जिंदा है पत्रकारिता करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।